We'll be starting with chemical reactions and equations. ठीक है, इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगेन जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था, हम लोग बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और राइट साइड पे हम लोग लिखते जाएंगे जो जो हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे हमारे। ठीक है, तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहले तो यहाँ पे ना लिख लो डीकंपोजिशन रिएक्शन, और इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना डीकंपोजिशन रिएक्शन, और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना पेपर में 120% तुम्हें डीकंपोजिशन रिएक्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आएगा ही आएगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी चाहे थर्मल डीकंपोजिशन हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन हो, चाहे फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन हो, आपको डीकंपोजिशन से बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन से। Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mass ratio of MH is to MO of hydrogen and oxygen gases, मतलब हाइड्रोजन गैस का मास is to ऑक्सीजन गैस का मास का रेशियो निकालना है at इलेक्ट्रोड्स। तो हम एक बार इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस कर लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। हम लोग ने क्या करा, इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर टूट जाएगा H2+ O2 में। H किसमें आता है, कैथोड में कि एनोड में? कैथोड। तो हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड एट कैथोड एंड O2 विल बी रिलीज्ड एट एनोड। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 लगाएंगे, देखो 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन है। तो हमें पता है कि कैथोड इज टू एनोड क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन है। वॉल्यूम कैसी रेशियो है, वॉल्यूम रेशियो क्या है इनकी, वॉल्यूम बताओ रेशियो क्या है, 2:1। अगर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है तो हमें 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू मेक 2 पार्ट्स ऑफ वाटर। 2 molecules of water will be made if 2 parts of hydrogen react with 1 part of oxygen, फिर 1 molecule 1 mole of oxygen। क्लियर है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, चल सकते हैं हम लोग आगे। इस रिएक्शन के बीच में हम लोग ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। यहाँ साथ साथ में अपने नोट्स छोटे छोटे बनाते रहो, एक ही मतलब ग्रेफाइट यूज करते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बता देती हूँ। हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। इसका रीजन ये होता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। तो कार्बन में ये ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की फॉर्म है ना। क्वेश्चन ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है ज्वाइन करके, मिक्स करके। तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। क्योंकि अब जो क्वेश्चन इसमें आता है, हमारे पास वाटर जो है कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, बट इसकी हमें कंडक्टिविटी क्या करनी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब हम इसमें H2SO4 ऐड कर देते हैं टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है जी, चलें आगे। चलो हम लोग वापस अपनी कहानी पे चलते हैं। हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, तो मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया है कि वॉल्यूम रेशियो क्या रहती है, 2:1 हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की। वाटर के लिए क्या रहती है, देखो हमारे पास 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। मास पूछ रहे, एटॉमिक नंबर नहीं 16 होता है। मेरे को 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं और उसके साथ कितने रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, एक। तो एक का कितना था 16। 2
8 जा 16, तो मास रेशियो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की कितनी होगी? 1:8 होगी। निकालनी आई है? समझ आया कैसे निकाला है मैंने? तो तुम्हें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं कि H2SO4 क्यों ऐड करा हम लोगों ने। अच्छा, हम लोग बोल सकते हैं कि एक साइड पे, किस साइड पे, कैथोड साइड पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज डबल। पक्का? देख लो, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल एट कैथोड देन एट एनोड एज कंपेयर टू एनोड। ठीक है, तो ऐसे वो डबल क्यों है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? आप सबसे पहले ये रिएक्शन लिख दोगे, सबसे पहले ये रिएक्शन लिखकर दिखाना है, बैलेंस्ड इक्वेशन। एंड फिर आप बोलोगे when two molecules of water are decomposed in presence of electricity, they release 2 parts of hydrogen gas and 1 part of oxygen gas. Hence, hydrogen gas which is released at cathode is double than the oxygen gas that is released at anode. Clear है इतनी बात? Decomposition reaction, electrolytic decomposition complete हो गया हमारा। यही था electrolytic decomposition में। ठीक है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है, वो किसी कंडीशन के मिलते ही 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। डीकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का बहुत आसान है। इन विच, प्लीज बच्चे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। ठीक है, तो ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए आपको कॉमन सेंस चाहिए होती है। केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज कब होता है? जब नया प्रोडक्ट बनता है और वो रिएक्शन लगभग इरिवर्सिबल होता है, जब वो वापस चेंज नहीं किया जा सकता। पहला है मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर दूध रात को तुमने खुला छोड़ दिया गर्मियों में, तो क्या वो सुबह तक ठीक रहेगा? हम क्या करते हैं, स्पेशली उसको फ्रिज में रखते हैं, टेम्परेचर कम रखते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर गर्मी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा दूध। तो मतलब ये तो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? केमिकल रिएक्शन है ये, क्योंकि आप इसको वापस ठीक नहीं कर सकते ना, फटे हुए दूध को वापस सही दूध तो नहीं बना सकते हो आप। तो यानी कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो उसने पूछा कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड ग्रेप्स को नॉर्मल ग्रेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन है। आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। रस्टिंग हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, पर रस्ट हट सकता है पर कंप्लीट वो तो एक बार तो पूरा केमिकल चेंज होगा, ऊपर लेयर से नहीं निकलना, पहली लेयर निकाल रहे हो आप, वो जो घिसते हो तो लेयर ही निकाल रहे हो पूरी की पूरी, तो रिवर्स नहीं कर रहे हो। आपको कुछ ग्राम्स जो है, मिलीग्राम जो है वो कम हो जाएगा वेट। ठीक है, इरिवर्सिबल ये है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो चीज मेल्ट करी है वो वापस फ्रीज भी कर जाएगी टेम्परेचर सही आने पे, है ना? तो ये क्या है हम लोग का काइंड ऑफ फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज है। तो ये आप लोग बोल सकते हो कि इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, अब नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस कौन सी होती है बताओ? मीथेन। प्लीज पढ़ना शुरू कर दो। अब तो मैंने तुम लोगों को कार्बन में भेजे भी थे सारे के सारे कॉमन नेम्स, फिर भी अगर तुम मीथेन को अगर इस टाइम पे भी नेचुरल गैस नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब तुम नहीं पढ़ रहे हो। पिछले तीनों चैप्टर के रिविजन हो चुकी हैं, उनकी वीडियोस भी लगभग डाल दी, हेरिडिटी की डाली है, आज एक और डाल दूंगी मैं। सब कुछ अवेलेबल है, तुम्हारे पास लेक्चर है, नोट्स हैं, सब कुछ है। अब नहीं पढ़ रहे हो तो इसके बाद कोई चांस भी नहीं है, इसके बाद कोई एक और मौका नहीं मिलेगा आपको, ये आपका लास्ट चांस है। अगर आप सीरियस एटीट्यूड से नहीं पढ़ोगे, अगर आपको आवारागर्दी अभी भी करनी है तो आप कर सकते हो, आपको नहीं सीरियस होना कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, देखो मैं ठीक नहीं भी हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ भी हो, मैं बिजी हूँ या नहीं हूँ, मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं तुम लोगों से सेम चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ और बहुत ही सीरियसली एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर एक घंटा करती हूँ, तुम्हें यहाँ पे बैठ के 2 घंटे पढ़ना चाहिए एटलीस्ट। उस चैप्टर को 2 से 3 घंटे तो दे दो यार। 1 घंटे में तो मैंने बस ओवरऑल रिवीजन कराई, तुमने क्या करा? ये तो मैं ही बोल बोल के चली गई, तुमने तो पता नहीं क्या किया। तुमने फेयरवेल करी है ना और मैथ्स का टेस्ट दिया। तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशंस है कि एक तो वो करेक्टली बैलेंस्ड भी होनी चाहिए, वो इक्वेशन एक्सोथर्मिक भी होनी चाहिए, ये दोनों ही कंडीशंस हैं। पहला ऑप्शन है CH4 प्लस ऑक्सीजन
gives CO2 plus 2 water. पहले बताओ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? Yes, ma'am. अच्छा जी। तो क्वेश्चन रिपीट करना एक बार प्लीज, सुना नहीं। बताओ कि अच्छा मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देती हूँ फिर बताना। क्वेश्चन ये है कि इनमें से बताओ कौन सी करेक्ट इक्वेशन है बैलेंस्ड और एक्सोथर्मिक और वो रिप्रेजेंट करती है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को। अब तुम बताना जरा। अब बताओ जरा तुम्हारा आंसर कोई चेंज हो शायद। D. बताओ भाई जल्दी देखो। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एग्जिट हो रही है, मतलब वो प्रोडक्ट वाली साइड लिखी है। इनमें से कौन से प्रोडक्ट वाली साइड एनर्जी नहीं लिखी? ए और सी में से ना ये ऑप्शन हो सकता ना ये ऑप्शन। अब इन दोनों में से देख लो करेक्टली बैलेंस कौन सी है? D. यही है Yes, ma'am. ये ऑप्शन है। ठीक है, चलो फिर एक बैलेंसिंग आई है छोटी सी। अच्छा बैलेंसिंग अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसको और प्रैक्टिस भी करना उसको बैलेंसिंग का। सबसे पहले एनसीईआरटी की सारी इक्वेशंस करो। बैलेंसिंग अगर करनी है तुम्हें तो बैलेंसिंग में पिछले साल के क्वेश्चन आया देखो बैलेंसिंग में। तो एक तो बैक एक्सरसाइज करो बैलेंसिंग की लिए। उसमें बैक एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है तो तुम्हारे काफी इजी सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पलर देखो एक बार अगर देख सकते हो तो। नहीं भी देखनी मेरे को ये बेटर लगता है कि पी बाई क्यू के सारे सॉल्व कर लो एक बार। और एनसीईआरटी की जितनी भी इक्वेशंस है उनकी बैलेंसिंग देख लो। इससे भी शॉर्ट डाउन करना है, कट डाउन करना है, इतना भी टाइम नहीं है। एनसीईआरटी की सारी इक्वेशन देख लो और बैक एक्सरसाइज कर लो। पेपर इसी में से घुमा घुमा के आता है बार बार। अगर आपने ये दोनों चीजें करी हैं तो बहुत चांस है कि इन्हीं में से कुछ आएगा। अगर आप चेक करोगे ना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप देखोगे आपकी ऐसा नहीं। अब तुम पता क्या करते हो, तुम सोचते हो कि जब मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी की सारी इक्वेशंस तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन चैप्टर की सारी इक्वेशंस देखते हो। सिर्फ केमिकल रिएक्शन की नहीं, कार्बन की भी देखो, मेटल नॉन मेटल की देखो, एसिड बेसिस की भी देखो। तुम्हें वो कुछ नहीं करते, वो तुम्हें मेटल नॉन मेटल से एक इक्वेशन देते हैं अनबैलेंस्ड और उसको कहते हैं कि अब बैलेंस करके दिखाओ, पी क्यू आर की वैल्यूज बताओ इसमें। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हारे लिए वो चीज बहुत आसान है क्योंकि तुमने सारी एनसीईआरटी की इक्वेशंस एक एक बार अपने हाथ से सॉल्व करी हैं। पहले खुद ट्राई करो सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये तुम्हारी सही प्रैक्टिस होगी और तुम्हारी बथेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो तुम देखो ना एनसीईआरटी में कितनी इक्वेशंस लिखी हैं, 20 तो इक्वेशंस होंगी ना कम से कम। 20 इक्वेशंस वो 10-12 क्वेश्चंस और होंगे। 30 इक्वेशंस में बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाता है, आराम से हो जाता है उसको सारा कुछ समझ। उसको से कुछ ना करके उसको फॉर्मूले तो सारे आ जाते हैं एक बार। और तुम ध्यान रखना कोई मुश्किल ऐसी बैलेंसिंग नहीं आती कि बिल्कुल ही घुमा दिया उन्होंने बैलेंसिंग में। तुम्हारी करी हुई बैलेंसिंग आती है जो तुमने कभी ना कभी इक्वेशन बनाई हो। ठीक है, चलो बड़ा आसान है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पे आया है। मेन ऑब्जर्वेशन व्हाइल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ वाइट dazzling flame. Yes, ma'am. White powder is formed. Yes, ma'am. बोलो सारी ऐसे Yes, ma'am. मैग्नीशियम रिबन वेपराइजेस। No, ma'am. पेपर तो नहीं मिलता। aqueous solution of white powder turns blue litmus red. नहीं. उसने क्या बोला? मैग्नीशियम रिबन लिया, हाँ उसका पाउडर नहीं करेगा तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सुन लो एक बार ये रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन लिया आप लोगों ने, मैग्नीशियम रिबन को आपने अच्छे से क्या करा, सैंड पेपर से क्लीन किया। क्यों करते हो सैंड पेपर से क्लीन? ताकि ऊपर की कोई भी ऑक्साइड कार्बोनेट लेयर है वो हट जाए। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हो तो तुम्हारे पास क्या बनता है? MgO। याद रखना ये वाली इक्वेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एक्सोथर्मिक। ये पता नहीं किसी ने पेपर में एंडोथर्मिक लिखा था इसको, भी थे वो। कोई एक बच्चा था जिसने इसको एक्सप्लेन किया था। कौन था वो? लड़कियों में से था यार कोई, 3 तो लड़कियां, पता नहीं। फिर उसका बच्चे का पेपर मैंने बहुत अच्छे से चेक भी किया था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा किसने लिखा था। उसने इसको एंडोथर्मिक करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, शायद शाम्भवी हुई थी। शाम्भवी तो है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? वाइट dazzling फ्लेम के साथ वाइट पाउडर बना। ये क्या वाइट पाउडर या वाइट एशेस बनी और ये कैसी फ्लेम देता है? वाइट dazzling फ्लेम।
क्लियर है इतना? अच्छे से समझ आई बात? एंडोथर्मिक भी हो सकती है क्योंकि हम बर्निंग करते हैं तो हीट भी तो प्रोवाइड करते ही हैं। पर हीट रिलीज भी तो हो हाँ, रही ये है। मेरे तो को दोनों सुनो सुनो आंसर सुनो बुक में सुनो, आप मिला जब था। सुनो क्या? इसका आंसर बुक में मिला था, कहते हैं उसमें थोड़ी सी इग्निशन की जरूरत होती है बाकी प्रोसेस। हाँ देखो आप ना, जैसे अगर सोचो दोनों चीजें हो रही है, तुम्हारे पास कुछ टाइप कुछ एंडो भी मिल रही, उसको हीट दे भी रही है और हमारे पास रिलीज भी हो रही है, तो आप देखते हो कि आपको हीट ज्यादा दे के कम रिलीज हो रही है। एंडो एक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंटली हीट प्रोवाइड कर रहा है उसको यार। एंडो का मतलब होता है कुछ भी एनर्जी, हीट नहीं, एंडो मतलब हीट नहीं होता है। एनर्जी कुछ भी। एंडो का मतलब होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। सुनो, अब देखो किस तरह से रहता है, आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़ी सी हीट दे दी और बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई, तो वो इतने से इग्निशन पे भी इतना ज्यादा रिएक्ट करके दे रहा है वो आपको, तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। बट कहीं ऐसे कि आपने बहुत कांस्टेंट हीट करी, अब भाई आपने हीट करी, अब आपने किसी चीज को हीट करा तो उसको टच करोगे वो तो गर्म ही होगा ना, ठीक है ना? बट बहुत कम टाइम के लिए बहुत थोड़ी सी हीट दी उसने, तो मतलब एंडोथर्मिक तो बहुत ज्यादा हीट, तो बहुत ज्यादा उसने एब्जॉर्ब करी, बट रिलीज बहुत कंपैरेटिवली कम करी, तो वो क्या है? एंडोथर्मिक है। तो आपने ऐसे भी कई बार देखा होता है, कई बार हम लोग हीट देते हैं तो वो तो कॉमन सेंस है कि वो गर्म होगी चीज, बट उसकी प्रोडक्ट में वो कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर पा रहा है वो भी मैटर करता है। तो कंपेयर करके बताएंगे हम लोग। मैक्सिमम चीजों में आप कंपैरिजन करके बता दो, ठीक है? तो इसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में आपको समझ आया कि व्हाइट पाउडर बना है व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ, इसकी ऑब्जर्वेशन है। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद बैलेंसिंग, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, ठीक है? बैलेंस इक्वेशन याद करनी है। व्हाइट पाउडर व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देता है ये। अब उसने कहा ये जो मेरे पास फॉर्म हुआ व्हाइट पाउडर, इसको जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा है, मुझे बताओ ऑक्साइड विद वाटर क्या होता है? मेटल ऑक्साइड विद वाटर हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? MgOH। मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक और बेसिक, तो दे विल टर्न व्हिच लिटमस स्विच? रेड टू ब्लू। अब यहाँ पे लिखा है ब्लू टू रेड है, गलत है ये, ठीक है? तुम्हारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सिर्फ ठीक थी। डन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सा थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है बताओ। तो यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन, अगर किसी को इस चैप्टर से पक्का वाला क्वेश्चन तैयार करना है तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन ही है सबसे इंपॉर्टेंट। उसको तो इतना अच्छे से करके जाना, उसकी एक ऑब्जर्वेशन एक बैलेंसिंग अच्छे से करनी है। तुम्हें कुछ भी आ जाए, तुम डीकंपोजिशन में नहीं फंसने चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर में उठाना ही डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है? उसमें तुम्हारा लगा लो 60% चैप्टर तो वैसे ही कवर हो जाएगा डीकंपोजिशन से, वही तो है मेन एक्चुअली में, ठीक है? नेक्स्ट है तुम्हारा कौन सा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब जितने भी रिएक्शंस मैं लिख रही हूँ वो सारे साथ में डिस्कस भी कर लूंगी तुम्हारे साथ, उनके ऑब्जर्वेशंस भी। अच्छा होगा अगर तुम साथ में लिख लो कुछ, और मुझे इतना तंग मत करो। फोटो खींचने वाला जो सिस्टम है वो मुझे पसंद नहीं है। फोटोलिटिक बोला उसको। वैसे मैं बता रही हूँ किसी को भी अगर कोई फोटो वोटो फोन में रखना कैमरा है। ही नहीं है। चलो ऑप्शन देखते हैं ए बी सी। अब तुम्हें मैं इसके एमसीक्यू की इसकी एक और ट्रिक बताऊंगी, तुक्का मारना कैसे चाहिए। वैसे नहीं है। काफी अच्छा लगता है। सेकंड भी तो सकता है। रुक जाओ भाई, अभी मेरे को लिखने दो क्वेश्चन एक बार पूरा, फिर बोलते रहना। हाँ जी हम खड़े हुए हैं। थैंक यू। बोलो। ज्यादा बोलने वालों का दिमाग कम चलना चाहिए, तभी उन्हें डीकंपोजिशन थर्मल डीकंपोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक पता नहीं चलता। आप पता चल गया तो क्या चुप रहे? एक मिनट, पहली बार चल गया था। तब फिर आपने गलत आंसर दिया, कितने बेवकूफ होंगे आप। सॉरी। इट्स ओके, माफ कर दिया मैंने, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। उसने कहा इनमें से कौन सा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। देखो डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक रिएक्टेंट और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, तो ये सारे डीकंपोजिशन के तो पक्का एग्जांपल है। अब थर्मल है या नहीं ये पता लगाते हैं।
AgCl gives Ag plus Cl2, ये कौन सा रिएक्शन है? Photolytic. ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। किसका? Photolytic. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? आप कैसा पाउडर लेते हैं? व्हाइट लेते हैं, सिल्वरी ग्रे लेते हैं। क्या लेते हैं? सिल्वरी ग्रे या सिल्वर कलर का पाउडर लेते हैं, AgCl। AgCl या AgBr का रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। AgCl जो है वो लाइट की प्रेजेंस के अंदर टूट जाकर Ag और Cl2 फॉर्म कर लेता है। इसीलिए AgCl को हम लोग डार्क बॉटल्स के अंदर स्टोर करते हैं ताकि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना हो जाए। क्लियर है आपको इतना? पक्का? चले आगे। तो यानी कि ये डिकम्पोजिशन तो है पर ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है। CaCO3 या CaO plus CO2 है ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं हम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्विकलाइम CaO इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हीट दे रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एक रिएक्टेंट से, तो ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। और इसमें जो गैस X निकली है कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन ना कल भी हमने डिस्कस किया है किसी टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर X जो था वो CaO था। याद है किसी को? ठीक है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर गैस के ऊपर आता है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? इसको मिल्की कर देता है और क्या फॉर्म कर लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इसलिए वाइटनेस आती है, मिल्कीनेस आती है। बट ये कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, थोड़ी सी पास करी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, मिल्कीनेस आई। पर बहुत ज्यादा पास करते गए तो मिल्कीनेस गायब हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। क्यों? बाइकार्बोनेट बनेगा, CHCO3 whole twice which is water soluble. Clear? नेक्स्ट है वाटर गिव्स H2 plus O2, कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है ये। तो यानी कि मुझे पता चला फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड पक्का होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ मैंने पढ़ा नहीं हुआ मैम, कोई बात नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड हो सकते हैं? नो मैम। सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन? थर्ड और फोर्थ का भी पता ही नहीं हम लोगों को। थर्ड तो पता है तुम लोगों को? चलो थर्ड भी नहीं हो सकता, सेकंड और फोर्थ ही बचे ना ऑप्शन। मैम तो सही तो बोला था मैंने। क्या बोला था आपने? सेकंड और फोर्थ स्टार्टिंग में बोल, ठीक है बैठे दूसरी बात नहीं। फिर से आपको एजर्शन रीजन भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आई हुई है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक। याद रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक, ये सही बात है। डिकम्पोजिशन मतलब एजर्शन ट्रू है, किसी को कोई दिक्कत? जनरली हां, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, एक्सेप्शंस होती हैं केमिस्ट्री में। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे तो क्या होता है? एंडोथर्मिक। ध्यान सुनना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे तो क्या होता है? पर डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपोस्ट, जो हम कंपोस्ट बनाते हैं ना खाद बनाने के लिए, जैसे आप सारा मटेरियल वगैरह जो किचन वेस्ट वगैरह है वो सब सॉइल में आप जब डिकम्पोज करने के लिए डालते हो, तो वो ही डिकम्पोजिशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो ये मैंने बोला जनरली लिखा है, जनरली का मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फिर इन मेकिंग ऑफ कंपोस्ट। क्लियर है? और क्यों होती है ये? क्योंकि उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है डिकम्पोजिशन के टाइम पे। समझ आई बात? डिकम्पोजिशन वैसे तो है एंडोथर्मिक, पर कंपोस्ट टाइम पे हो जाती है एक्सोथर्मिक। क्लियर है ये चीज? फिर सिल्वर क्लोराइड में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर बी होगा। अब देखो, पहला था एजर्शन ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट क्या आर रीजन है? नो मैम। रीजन तो नहीं है। रीजन क्या होना चाहिए कि जनरली एंडोथर्मिक का रीजन, क्योंकि वो जनरली एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी किसी फॉर्म के अंदर और फिर वो आगे डिकम्पोज होके टूटते हैं, ये होना चाहिए ना रीजन तो इसका। बट ये रीजन तो नहीं है, तो कुछ और ही बात कर रहा है, अलग ही एग्जांपल बताने लग गया। इसका मतलब ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
assertion, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो, ठीक है। चलो फिर वापस जो मैंने आपको सिल्वर क्लोराइड कराया इसके ऊपर की, अब अभी तक आपने चीज नोटिस करी कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे आ रहा है, डीकंपोजिशन पे। मैंने अभी तक डीकंपोजिशन के अलावा तो कुछ एक मैग्नीशियम रिबन वाला बोला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और एक बैलेंसिंग देखी है मैंने, मीथेन वाला भी वो तो ऐसे ही हो जाता उसको अगर नहीं भी किया होता तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन से आ रहा है। तो आपको डीकंपोजिशन तो बहुत अच्छी करके जानी है, सब कुछ उसमें बैलेंसिंग से लेकर सब कुछ। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये कौन से कलर से कौन से में हुआ था, ग्रे से व्हाइट। पर इसने कहा सिल्वर क्लोराइड ग्रे बन जाता है सनलाइट में, ये फॉल्स है कि नहीं, तो assertion इज फॉल्स। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, चलो तुम्हें पता ही लग गया डी ऑप्शन है। समझा नहीं क्या सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, उसने कहा सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट में ग्रे हो जाता है, सनलाइट में तो व्हाइट नहीं होता, देखो ग्रे से टर्न्स ग्रे नहीं, टर्न्स व्हाइट फ्रॉम ग्रे, सनलाइट वाले डीकंपोजिशन, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो assertion ही फॉल्स होगी तो ऑप्शन डी हो गया, बट फिर भी अब रीजन देख लो, इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन सनलाइट। हाँ ठीक है, ये जो AgCl है वो डिकम्पोज करता है Ag और Cl2 में, तो रीजन तो ठीक था, अपनी स्टेटमेंट रीजन तो ठीक है, बट assertion ही गलत है, सो assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पे आ गया, तो एक बार एक्सो और एंडो की फिनोमेना अच्छे समझ लेना, ये मैंने बार बार देखा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तुम्हें तो तैयार रहना। बार बार मतलब उसमें एक स्टेटमेंट तो आती है कि एक्सो में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, एंडो में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब, ठीक है। और एनर्जी याद रखना सिर्फ हीट एनर्जी नहीं होती, अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी एब्सॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, बट है वो भी डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सिर्फ हीट लिखते हो तो मेरे लिए तो वो गलत है, आप एनर्जी लिखोगे ब्रैकेट में लिख कर आना वहां पे हीट लाइट, ठीक है। All exothermic reactions are accompanied with क्या? डी है किसका? इस वाले का। हाँ इस वाले का डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। assertion तुम्हारी, अरे नहीं उसके पिछले वाले का बता रहा है वो मुझे, ये नहीं इसका। इसका all exothermic वाले का आपने खोल रखा है। चीट कोड उसका, इनका आंसर देख नहीं रहा ना मैं, क्वेश्चन लिखने के लिए खोला। All exothermic reactions are accompanied with evolution of heat and light। क्या सारे exothermic reaction में heat और light दोनों आ रहे हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है, देखो मैंने किस वो जो burning of methane गैस है, decomposition reaction of compost है, वो एक exothermic reaction है, पर कौन सी तुमने उसमें से लाइट चमकती हुई देख ली है, जादू बाहर आ रहा है, जादू आता देखा कभी उसमें से, क्या आज तो खाद बनाई थी जादू ही बाहर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये तो फॉल्स है पक्का, तो आपको वैसे ही आंसर मिल जाना है, ए इज फॉल्स। बट रीजन क्या है आपको गिवन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। सही बात है, जैसे हर डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होता, वैसे हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी नहीं होता। तो जब आप डिफरेंस लिखते हो जब आप डिफरेंस लिखते हो कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन में, तो जनरली वर्ड या फिर यूजुअली वर्ड मेंशन करके आएंगे। आप ये नहीं लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, आर यूजुअली या फिर जनरली एक्सोथर्मिक, हमेशा नहीं होते, हमारे पास एक्सेप्शंस हैं बहुत सारी, ठीक है। समझ आ गया ये वाला? तो इस केस में क्या था, assertion जो थी वो गलत थी, बट रीजन बिल्कुल ठीक था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो भी सकता है, एक्सोथर्मिक नहीं भी हो सकता। चलिए उसके बाद भाई, अच्छा तुम्हें डीकंपोजिशन रिएक्शन में इस चैप्टर में एक्टिविटीज से ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। तो किसी को कुछ नहीं समझा तो हर एक्टिविटी के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है याद कर जाओ और इक्वेशंस याद कर जाओ, और उसमें भी स्पेसिफिक होना है, तो डीकंपोजिशन मत छोड़ के जाना, क्योंकि बाकी कहीं ना कहीं करिए। अब जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, तुम्हें ये देखो, ये वाली फिगर बनी हुई है, ये फिगर पहचानते हो तुम लोग, क्या है, जिंक ग्रैन्यूल। जिंक क्या है, मेटल। मेटल का रिएक्शन विद किससे कराया जाता है, एसिड। मेटल और एसिड क्या, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन सी साउंड देती है, पॉप साउंड। और साथ में क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट बनता है। जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है।
क्वेश्चन तो देख ले। वाह, उसने कहा था कोई 2 ऑब्जर्वेशन बताओ इस रिएक्शन के अंदर। क्या ऑब्जर्वेशन होंगी? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, सरफेस के ऊपर बबल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये जो आपकी फ्लास्क है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन कैसे है? आपने टच किया उसको वो तो फील हो गया ना। तो फील भी ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट होती है। फीलिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन फील हो सकता है इसको। होना तो नहीं चाहिए। देखो आप ये क्यों नहीं होगा? सुनो मेरी बात सुनो। हो सकता है बट मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए। अगर आप लास्ट ऑप्शन होना चाहिए ऐसी चीज। अब जैसे आप उसमें लिखते हो कॉपर सल्फेट वाला जो था, आयरन नेल वाला, जिसमें कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाला था, उसमें तो आपको बड़ा विजिबल सा कलर चेंज दिखता है। हाँ। तो वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है हम्म। कि कुछ अलग सॉल्ट फॉर्मेशन है। अब मिल्की ने सही वो एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, तुम्हें देख के पता चल रहा है। कोई गैस है तुम्हें देख के पता चल जाती है, तुम टच करते हो तुम्हें गर्म पता चलती है, कोई ओडोर आ रही है, कोई गैस पंजेंट से स्मेल आ रही है, वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं कि तुम अपने 5 सेंसेस का यूज करके पता लगा सकते हो। पर तुम इन 5 सेंसेस का पता लगा के तुम ये नहीं पता लगा सकते कि ZnCl2 ही बना है। वो वाइट उसका आता है ना कॉफी फ्लास्क के वॉल्स पे। बहुत देर बाद आते हैं बट हाँ लिख सकते हो आप। तो मैंने कहा कि आपको पहले यूजुअली जो लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है वाइट कलर में? पहले बता। जिंक क्लोराइड राइट होता है उत्तर में, अच्छा। ठीक है। तो क्योंकि अब वो एनसीईआरटी में इतना क्लियरली मेंशन्ड नहीं है इसलिए हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कहती हूँ एनसीईआरटी का बिल्कुल डायरेक्ट चलो। बबल्स फॉर्म होते हैं इस एक्टिविटी के अंदर। ये वाला जो आपका इस एक्टिविटी है इसमें बबल्स फॉर्म होते हैं सरफेस के ऊपर जिंक मेटल के, और फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाता है और वो बबल्स जो है हाइड्रोजन गैस के होते हैं, क्योंकि हम जब कैंडल लेकर आते हैं उसमें पॉप साउंड आती है एकदम से। क्लियर है इतना? तुमसे पूछा जाए पूछा ना जाए, आप केमिकल इक्वेशन लिखकर आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? हाँ जी। फिर से आपको नेचुरल गैस बर्निंग इन एयर का क्वेश्चन आया है, इसकी इक्वेशन लिख के दिखानी है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस प्रिपेयर कर लेना। फिर से आया वो, उसमें क्या लिखा है? व्हाट हैपेंस व्हेन नेचुरल गैस इज बर्न्ड इन एयर। नेचुरल गैस क्या है बताओ? CH4। वैसे तो हम लोग को इतना पता होना चाहिए, किसी ने कार्बन करा है तो CH4 क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो कंबस्शन होती है। कंबस्शन में हमेशा क्या रिलीज होता है? CO2 एंड वाटर। तो क्या ऑब्जर्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज ऑब्जर्व हो जाएगा। हम लोग को चेक कैसे करेंगे? कैंडल से कर सकते हैं। कैंडल अगर CO2 के पास लेकर आते हो तो वो एक्सटिंग्विश कर जाती है। आप उसको लाइम वाटर में से पास करते हो तो वो मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। क्लियर है इतना आप सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? कुछ प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट उसने बोला कि ऑब्जर्वेशन क्या होगी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फिर से क्वेश्चन आया अगेन। तो तुम देख रहे हो मैक्सिमम क्वेश्चन का चांस कहाँ से बना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तो पक्का लगा, चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पेपर में तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। कॉमन सेंस। उसने कहा, आवाज नहीं, लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट करती हूं, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेड नाइट्रेट को जब हीट करती हूं तो क्या ऑब्जर्व होता है? तुम्हें ये क्वेश्चन बैलेंसिंग के लिए आ सकता है, तुम्हें ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन के लिए आ सकता है, या लेड नाइट्रेट वाला क्वेश्चन या FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट ग्रीन क्रिस्टल्स वाला क्वेश्चन। इन दोनों में से आने के पूरे पूरे चांस है पेपर में। और ये नहीं तो एक थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा आयरन नेल वाला, कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल वाला। इन 3 में से एक क्वेश्चन पक्का 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 है हमारे पेपर के लिए। तो ये नहीं भूलनी है, इनकी इक्वेशन ऑब्जर्वेशन समझ के जानी है अच्छे से, ठीक है। पेपर के लिए स्पेसिफिक हो जाओ कि बस ये क्वेश्चन याद करनी, इसकी ऑब्जर्वेशन याद करनी, ये नहीं करना है, नहीं आ रहा बार बार, ये क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है बार बार। केमिकल रिएक्शन बहुत डायरेक्ट आता है पेपर में, कुछ नहीं घुमाते केमिकल रिएक्शन, ज्यादा बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। तो किसी ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करी है, उसमें भी पर्टिकुलरली जो टॉपिक लिख रही हूँ वो करें तो गुड टू गो है वो। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते तो लेड ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। बैलेंसिंग देखते हैं,
2 2 4 2 2 4 2 2 एंड 4 ये बैलेंसिंग है इसकी। तो हम वो बोलते हैं, इसको लिख देते हैं वो x और इसको लिखते हैं y। x:y की रेशियो बताओ 1:2 हो जाएगी उस केस में। इसको z लिख देते हैं, वो कहते हैं x y z की वैल्यू बताओ 2 4 2 हो जाएगी उस केस में। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं फिर। ऑब्जर्वेशन क्या है? लेड नाइट्रेट से हमारे पास क्या बना? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? येलो। तो कलरलेस सॉल्यूशन कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया? येलो। येलो प्रेसिपिटेट या फिर येलो फॉर्मेशन हो गई हमारे पास कलर की। NO2 कैसी गैस है? पंजेंट स्मेल। कैसी स्मेल है इसकी? पंजेंट स्मेल। और दूसरा ब्राउन फ्यूम। तो पेपर में तुम लोगों को एक एक्स वाला क्वेश्चन आया और उसने बोला एक्स के बाद जो रिलीज हुआ, एक्स को हीट करके मेरे पास कोई गैस रिलीज हुई है जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स देती है या फिर जो कि पंजेंट स्मेल देती है। क्योंकि येलो तो तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें PbI2 में भी येलो कलर मिलता है, एक रिएक्शन हमने किया है उसमें भी येलो कलर ही मिल रहा है, बट ये तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, यही वाली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आया तुम लोगों को, और वो इक्वेशन जो थी वो तुम लोगों ने करी हुई है। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, तुम कर लोगे, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। अगेन मैं तुम लोगों को क्या कहा था कि फेरस सल्फेट वाला क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को, वही क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। ड्राई मतलब उसके अंदर बाहर से कोई पानी नहीं था, जो फेरस सल्फेट में हाइड्रस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे वही है। ड्राई यूज करें ताकि हम लोग का कोई रिएक्शन हैम्पर ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि फेरस सल्फेट में पानी है कि नहीं अभी। वो तो गाया रिलीज हो जाएगा H2 शायद, बट वो रिएक्ट भी तो कर सकता है। अगर सोच मेरे पास पानी है और मेरे पास फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड की जगह एनहाइड्रस फॉर्म में होता व्हाइट वाला, मैं उसमें डालती वो सारा हाइड्रस हो जाता उस टाइम। तो मेरा रिएक्शन वो हमें नहीं पता था ना, हमने तो रिएक्शन करके पता लगाया कि हाइड्रस है कि नहीं है। हमें तो तब तक कलर या ऑब्जर्वेशन के बिना कुछ नहीं पता होता हमारे सॉल्ट का अपने। ठीक है, अब देखो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट मतलब उसके पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? कल पढ़ाया है। मैम तो वो ग्रीन नहीं आएगा फिर? क्या ये ग्रीन नहीं आएगा? ग्रीन ही अभी तो आप कह रहे हो कलर के हिसाब से देखते हैं तो फिर नहीं आएगा। क्या चीज बोलो? आप कह रहे थे ना कलर के हिसाब से देखते हैं। अभी देखना फिर बताती हूँ। क्वेश्चन रिपीट कर दो। उसने बोला कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है, मैं आपको बता रही हूँ अभी कि वो ग्रीन कलर का होता है, इसे हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। इसको जब मैंने हीट किया तो मेरे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई है ये पता लगाना है आपको, और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। वही तो कह रहा कि H2 हट जाएगा प्लस 7H2 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? FeSO4 प्लस 7H2O। तो ये डॉट 7H2O बन जाएगा प्लस 7H2। मैं ही तो कह रहा था उससे। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर बोल दिया तो अच्छी बात है, पढ़ाई हुई चीज ही बोल दी, क्या हो गया इतना ज्यादा? समझ गई मैं बात, तुम लोग को आता है, पर तुम फिर बता दो नहीं पढ़ाना तुम। वो सल्फाइड नहीं होता कहाँ सल्फाइड? और बाद में सल्फेट नहीं बनता वो। ऐसा तो कुछ नहीं है। फेरस सल्फेट डॉट 7H2O फेरस सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म है। ये हाइड्रस फॉर्म है, सुनो, ये हाइड्रस फॉर्म है और ये एनहाइड्रस फॉर्म है। मतलब इसमें वाटर है, इसमें वाटर नहीं है। क्लियर है? अब पहले हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ली है। अच्छा तुम एनसीईआरटी के डायग्राम्स के साथ इसको देख के जाना, तुम्हें बनाने नहीं आएंगे, केमिस्ट्री में नहीं बनाने आएंगे, बट तुम्हें वो एक पिक्चर देगा पेपर के अंदर फेरस सल्फेट वाली एक्टिविटी की जो तुम्हारे साथ में लगी हुई है उसकी, या फिर लेड नाइट्रेट वाली एक्टिविटी के साथ जो फोटो लगी है उसकी फोटो देगा। कैल्शियम ऑक्साइड वाली की भी दे सकते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली जो आपने वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में करा है या डिकम्पोजिशन में और करे हैं, सब दे सकता है। वैसे वो क्या कहते हैं, पिक्चर देता है एनसीईआरटी की, और साथ में पूछ लेते हैं कि वो रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आपको पिक्चर ध्यान में होगी तो आपसे जल्दी पहचान हो जाएगी रिएक्शन की। तो एक बार नजर मारोगे तो वो रिटेन्ड रहती है चीजें दिमाग में। ठीक है, तो
तो हमने ये बॉइलिंग ट्यूब ली, उसको ड्राई किया, उसके अंदर पहले सल्फेट ग्रीन वाला डाल दिया। अब उसको जब मैंने हीट किया तो वो ग्रीन से पहले किसमें बना, वाइट में, और फिर उसको मैं आगे हीट करती गई और तो वो कौन से कलर में आ गया, रेडिश ब्राउन में। किसमें, रेडिश ब्राउन। और क्या बना, Fe2O3 plus SO2 प्लस SO2 प्लस SO3। मेरे पास गैसेस आई SO2 एंड SO3। SO2 SO3 जो थी वो कैसी गैसेस थी, कैसी स्मेलिंग, burning सल्फर स्मेल। तो पेपर में तुम्हें दिख जाए कन्वर्जन ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड ब्राउन, ग्रीन टू व्हाइट टू रेड ब्राउन, एक ही बात है, पहले समझ के चलना। पेपर में कई बार वही स्किप कर देते हैं, तुमने नहीं स्किप करना, तुमने पूरा इक्वेशन लिख कर आना है, तुमने अपना ज्यादा स्मार्टनेस नहीं लगा के आनी है, तुमने पहले ये इक्वेशन लिखनी है, फिर ये वाली पूरी इक्वेशन लिखनी है। Fe2O3 इज रेडिश ब्राउन इन कलर, और वो SO2 और SO3 रिलीज करते हैं। आपको SO2 SO3 की पहचान सबसे बड़ी क्या है, बर्निंग सल्फर स्मेल। क्या है, बर्निंग सल्फर स्मेल। पेपर में बर्निंग सल्फर स्मेल आया, ग्रीन टू रेडिश ब्राउन आया, ग्रीन टू व्हाइट टू रेडिश ब्राउन आया, समझ जाना ये वाला क्वेश्चन आया तुम्हें पेपर के अंदर, और ऑब्जर्वेशन ने तुम लोग को ऑलरेडी बता दी। क्लियर इतना, ठीक है। ये बैलेंस्ड है, नहीं ये बैलेंस नहीं है, कर दो प्लीज, बता दो। SO2 ऐड करना है, फिर लो हो गई बैलेंस। ठीक, बैलेंस से देखना, 2 Fe 2 Fe 2 सल्फर 2 सल्फर, 4 2 8 3 5 8, ठीक है। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना वो आपका यहाँ केमिकल रिएक्शन में, और साथ में आप लोगों का मेटल नॉन मेटल में कॉमन है। करोजन जो है यहाँ से कट गया केमिकल रिएक्शन से, बट वहाँ आया हुआ है मेटल नॉन मेटल में इसकी एक्टिविटी। तो सुन लो, आज मैं ये दोनों टॉपिक अभी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, उसके बाद सिर्फ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं सीधा, ठीक है। उससे तुम्हें क्वेश्चन मेरे को पता लग जाएंगे क्या करवाने तुम लोग को। तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट एक बार मैं डिस्कस कर लूँगी तुम्हारे साथ, ठीक है। उसमें क्या होता है, तुम्हें पिछले साल ही आया, तुम्हें ना वो दो बीक वो होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, और वैसे पोर कर रहा होता है उसके अंदर, तो वो फोटो चिपकाई होती है तुम्हारी, और वो उससे रिएक्शन से रिलेटेड पूछते हैं कि आप लोग कलरलेस था और वाइट प्रेसिपिटेट बना है, बताओ रिएक्शन, ठीक है। हाँ, BaCl2 BSO4 का होता है वो, और NaCl साथ में आता है। नेक्स्ट अगेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे क्वेश्चन आया है, डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको डेफिनेशन भी करके जानी है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का तो सब कुछ करके जाना है आपको। डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। कोई भी ये बता दो, पिछले लेड नाइट्रेट वाला बता दो, कैल्शियम कार्बोनेट वाला बता दो जिसमें CO और CO2 आया। कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट यूज करी तुमने, दूसरा जिसमें लाइट यूज करी, याद है तुम्हें लाइट वाला, AgCl प्लस AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2, वो वाला। हमेशा ध्यान रखो, आदत बना लो कि तुमने नीचे कलर चेंज लिखना ही लिखना है, कुछ हो जाए, ठीक है। लाइट वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला याद है, कुछ पढ़ाया मैंने आज। Yes, ma'am, What water. gives H2 प्लस O2 कैथोड पे क्या आता है, H2 डबल कौन सा होता है, H2 decomposition of vegetable matter into compost is considered exothermic. यस, Why? ये नहीं Because पता, heat is released. Because large amount of heat is released in नहीं it. वो तो पता, कुछ और रीजन, बस यही रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके चॉइस में अगर ये नहीं आता था आपको तो इसके चॉइस में क्वेश्चन ना, why decomposition reactions are called opposites of composition कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्पोजिशन बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, इसको कॉम्पोजिशन नहीं बोलने का, कॉम्बिनेशन बोलने का। कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पूरा साल निकल गया बट टॉपिक ही नहीं पता चला इन्हें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑपोजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2 और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, बट इन decomposition single reactant is converted into 2 or more products.
ये भी हो सकता है कि एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है यूजुअली हाँ लिख सकते हो, बट आपको ये मेन पॉइंट लिखना पड़ेगा, साथ में आप लिख दो चाहे इसको, ठीक है। हाउ इज डबल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन, तो आपको क्या करनी है, डेफिनेशंस ऑफ रिएक्शन, बता दो, ऐसे तो पता कर एग्जैक्ट डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन की समझ आ गई, हाँ डीकंपोजिशन की समझ आई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन अ हायर रिएक्टिव मेटल displaces a lesser reactive metal from its salt solution, it is called displacement reaction. What is double displacement reaction? A reaction in which exchange of ions take place is known as double displacement reaction. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक वो बना लेना इसका साथ में एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर है। ये 3 नंबर में आया क्वेश्चन तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट फर्क बताओ और एक एक केमिकल इक्वेशन लिख कर दिखाओ इनकी। वाओ वाओ 3 नंबर में ये क्वेश्चन, 3 नंबर तो बनेगा भी नहीं है। हाँ 3 नंबर के ज्यादा नहीं, 3 नंबर ना ना कुछ तो ज़्यादा नहीं है। डेफिनेशन तो 2 देंगे, फॉर एग्जांपल कितने दे दो, एक एक तुमने वो बता दिया, उसके अंदर इक्वेशन बता दी, तो डेफिनेशन बता दी, फिर डिस्प्लेसमेंट में ऐसे लिख देना, डिस्प्लेसमेंट में जनरल इक्वेशन लिख देना, ax प्लस b गिव्स bx प्लस a where b is more reactive than a। ये एग्जाम्पल की जगह लिखना है। नहीं सेकंड पॉइंट है ये। और डबल डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिखोगे, ax प्लस by gives ay प्लस जनरल इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट में हाँ कैसे, ये हम कुछ b नहीं एक ही जगह आ गया इसमें, ठीक है, ठीक और इसमें एक्सचेंज हुआ, a b की जगह b a की जगह। ठीक डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस हर बार होता है, क्योंकि आपने ना टेस्ट में इक्वेशन डाला था उसमें नहीं हो रहा था, तो वो किस पे डिपेंड करते होगा कि वापस सिलेबस में नहीं है, वो बनाओ इसलिए। अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी। हाँ जी, अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? हाँ जी वही। एक्सचेंज ऑफ आयंस में इसमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव डबल है। डिस्प्लेसमेंट का जैसा रिदम इसमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, बट इसमें दोनों सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, ये भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, और फिर एक्सचेंज हो रहा है। इसमें सिर्फ एक दूसरे की जगह ले रहा है, और ये तो वैसे खाली होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि तू मेरी क्लास में आ जा पढ़ाने, मैं तेरी क्लास में आ जाऊँ, दैट इज एक्सचेंज। बट डिस्प्लेसमेंट इज मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज कि मैं वेली बैठी थी, तो अपनी क्लास में था, तो मैंने कहा तू वेला बैठ जा, मैं तेरी क्लास में आती हूँ। ठीक है, आई बात समझ? एक एग्जांपल कर लेना इसका, ये पॉइंट डेफिनेशन, ये और एक एग्जांपल। अच्छा, कॉपर पाउडर वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है 3 नंबर में। कॉपर पाउडर का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी, जाना ठीक है। फिर से तुम लोग को वापस वही आया हुआ है, बैलेंसिंग आ गई फिर से। फिर क्वेश्चन आया व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन व्हिच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, मास। कोई भी एक एग्जांपल देना। कौन सा एग्जांपल दोगे जो तुमने किया हुआ है? PBI2 वाला दे देना, और भी कोई जो भी तुम लोग PBO वाला दे देना। कोई भी बेसिक एग्जांपल, मल्टीपल क्वेश्चंस याद करने के ऊपर मत जाना। ये ऐसा करना कि तुम इकट्ठे एक इक्वेशन से मैक्सिमम को सॉल्व कर दो आंसर्स को। फिर से बैलेंसिंग आई है नेचुरल गैस की, ठीक है। और फिर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर आया, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। बट कैसे रिलीज्ड? जब हम खाना खाते हैं, द फूड वी ईट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, या फिर अगर हम सीधा लिखे ग्लूकोज इन अ बॉडी ब्रेक्स डाउन टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, पायरोवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वही वाला। दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब खाना टूटता है हमारा। हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि डन। एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन है कि नहीं है? डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है कि नहीं है?
Distillation. कि एक्सोथर्मिक है? क्या? डीकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि हीट रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है। चलो एक बार फटाफट से और छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। पहला, आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि चेक इफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल और नॉट। रिएक्टिविटी सीरीज देखिए। Reactivity. अभी तो तुमने सबने बोला, बट वहां पे सब रिएक्शन करके दिखाते हैं बढ़िया तरीके से, सब करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तुम्हारे सब पॉसिबल हो जाता है वहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें स्पेशली तुम्हें मैं फटाफट से डिस्कस कर देती हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगी। कॉपर सल्फेट लिया, वो ब्लू कलर का था, ठीक है। उसके अंदर आयरन नेल डाला, Fe सिल्वर कलर का था या ग्रे कलर का था, ठीक है बेटे। ये FeSO4 प्लस कॉपर बना। कॉपर जो था वो क्या था? ब्राउन कलर का। तो मेरे आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट्स आ गए कॉपर के। फेरस सल्फेट जो था वो किस कलर का था? पेल ग्रीन। ग्रीन कलर का। क्लियर? चलो आगे चलते हैं एक बार। ये समझ आ गया तुम लोगों को? और फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का, यानी कि कॉपर सल्फेट ब्लू कन्वर्ट्स इनटू पेल ग्रीन या फिर ग्रीन कलर। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट को भी फटाफट से डिस्कस कर लें एक बार। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसका एक ही रिएक्शन है तुम्हारे पास। एक पिक्चर बनी है एनसीईआरटी में ऐसी, ऐसे करके कुछ बनी हुई है, ठीक है। समझ आ गई ना तुम्हें कौन सी पिक्चर है? एक ही पिक्चर है ऐसी पूरी एनसीईआरटी के अंदर। इसमें क्या होता है? तुम लोग क्या लेते हो सबसे पहले? BaCl 2 प्लस Na2SO4। दोनों ही कलरलेस हैं। दोनों ही कैसे हैं? कलरलेस। मैं ना जब मैं छोटी थी तब मैं ना भूल जाती थी कि इस साइड पे NaCl आता है कि मतलब इस साइड BaCl2 वाला है कि BSO4 वाला है रिएक्टेंट। मेरे को भूल जाता था, तो मैंने ये याद रख लिया कि प्रोडक्ट में नमक बनना है। नमक इज NaCl। प्रोडक्ट में नमक बनना है। क्या बनना है? तो प्रोडक्ट में अगर NaCl बनना है तो यहाँ पे Na2SO4 ही होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में NaCl है तो यहाँ पे Na2SO4 ही होना चाहिए। NaSO4 कोई नहीं लिखेगा, जैकेट पहन ले, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। प्लस BaSO4 बनता है। क्या बनता है? BaSO4। क्लियर है? इस रिएक्शन को फटाफट से देखो। BaSO4 जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट है। तो अगर तुम्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कोई एग्जांपल चाहिए, एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो। वाइट प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4 का। कलरलेस से वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म। ये किस किस का एग्जांपल है? इट इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस। Ba की जगह Na आ गया, Na की जगह Ba आ गया। और साथ में इसमें क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या बन रहा है हमारे पास? प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल मास बन रहा है। क्लियर है इतना? चलो एक और रिएक्शन था इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, वो तो तुम्हें आता होगा मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरी को गलतफहमियां तो बहुत है तुम्हारे मामले में से, नहीं आता होगा। ये ऐसा रिएक्शन याद है? कैल्शियम ऑक्साइड डाला था वाटर के अंदर, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। ये मैंने इसलिए नहीं डिस्कस किया था पहले क्योंकि मेटल नॉन मेटल में पता होना चाहिए। मैंने बोला था वाटर के साथ एक बार रिएक्शन देख लेना। तो मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। they are basic in nature and convert red litmus to blue। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब साथ में क्या निकलती है? हीट। क्या निकलती है? इसके अंदर एक ऐसी सी इमेज बनी होती है पेपर के अंदर, अगर आता है ये क्वेश्चन तो इसमें से हाथ बना होता है ऐसे, ठीक है। ये नंबर है जो तुम्हारे आते हैं। तंगी लग रही है। मेरे को भी ऐसे फेल होने वाले हालात लगते हैं। गर्ल्स फेमिना पे मेरी है, आती है वो। हाँ तो शायद मेरी गलतफहमी नहीं है और तुम्हारी गलतफहमी होगी। ये है कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम वाटर के अंदर हमने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड के पेलेट्स डाले थे और बाद में हम लोगों ने इसको रिएक्शन का वीडियो दिखाई दी कंजंक्टिव गंजे के वजह और इसको हम लोगों ने टच किया था बीकर को, तो ये बीकर क्या हो गया था, गर्म हो गया था। मतलब ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है। दो रिएक्टेंट्स मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्लियर, पक्का। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड इन दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्विकलाइन। क्या कहते हैं, क्विकलाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लेकलाइन। क्या कहते हैं, स्लेकलाइन। और साथ में लाइम वाटर, क्या कहते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, स्लेट लाइन का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, क्विक लाइन का फॉर्मूला CaO, क्विक लाइन का फॉर्मूला CaO, लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, मार्बल का फॉर्मूला CaCO3, एक्सेल का फॉर्मूला CaCO3, और मार्बल का फॉर्मूला, CaCO3, चौक का फॉर्मूला। CaCO3। पेंटिंग वाला भी डिस्कस कर ही लेते हैं फिर, अगर पेंट की बात आई है तो। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन आते हैं कि व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, एक्स जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, बताओ क्या होता है वो एक्स जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है, अच्छे से याद कर लो, वो क्या है, क्विक लाइन। वो क्या है, क्विक लाइन। CaO यूज होता है किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, क्विक लाइन। ठीक है, और वो क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई पहले पाउडर होता है, उसको पानी में मिक्स करके फिर पेंट बनता है वो। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब मैंने पेंट लगा दिया यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया वो। उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद ईच अदर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CaCO3 प्लस वाटर। ये वाटर सूख जाता है बाद में, तो ये मत, एक सेकंड, तो ये मत भूलना कि यहाँ पर वाटर बन रहा है। तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ CaCO3 लिख के आ जाते हो पेपर में, तुम भूल जाते हो कि यहाँ पे वाटर भी बन रहा है सामने। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, समझ सबको आ रहा है। एक बार जाके सिर्फ NCERT पढ़ लेना या यही वीडियो वापस दोबारा देखकर नोट्स बना लेना, तुम्हारी चैप्टर पूरा पक्का हो जाएगा। जो पेपर में आ सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो CaCO3 जो है, एक सेकंड, CaCO3 जो है वो क्या करता है, हमारी वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस देता है। क्या देता है, शाइनी अपीयरेंस। इस CaCO3 की डीकंपोजिशन आती है तुम लोगों को, क्या बनती, कौन सी डीकंपोजिशन है, थर्मल फोटोलिटिक थर्मल डीकंपोजिशन। तो पेपर में सिर्फ डीकंपोजिशन नहीं लिख के आने, थर्मल डीकंपोजिशन में तुम्हें पेपर में क्वेश्चन दिया था इससे रिलेटेड तुम्हें टेस्ट में, तो तुम लोग सिर्फ डीकंपोजिशन लिख रहे हो, उसमें लिखो थर्मल है, फोटोलिटिक है, कैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्लियर, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है तो मेंशन करो, नहीं आते तो गलत मत लिखो वहां पर जा जाकर। ठीक है, और एक चीज और, कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन के बाद क्या बनता है फटाफट बता दो, प्लस CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। ठीक है, अभी डिस्कस किया है ऐशाना, गड़बड़ नहीं करनी है। इसमें वाटर में नहीं बनेगा, H कहाँ पे इसमें, अरे इसमें वाटर तो तब बनेगा ना जब यहाँ पे वाटर होगा, कैल्शियम इसकी कार्बोनेट डिकंपोजिशन के बाद। हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और फिर कार्बोनेट। हाँ कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड आनी ही आनी है। ठीक है, और बोलो। हाँ जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज करते हैं? हाँ जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम पहले पाउडर फॉर्म में रखते हैं क्योंकि ये जो है पेंट वो जो है थोड़ा देर बाद थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, गाढ़ा होने के कारण हम नहीं यूज करते, हम उसको पाउडर फॉर्म में रखते हैं, उसको गोलते हैं पेंट को, तभी तो इतने वैरायटी ऑफ कलर्स हम लोग फॉर्म कर पाते हैं। तो पाउडर फॉर्म में होता है, पानी में घोला जाता है, फिर वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। क्लियर है इतना? लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बस करना है, मैक्सिमम तो कवर कर दिया। एक बार तुम लोगों ने 10 ईयर देखने इसके प्लीज, वैसे तो मैंने 25 24 देख लिया है, यही घुमा फिर आके तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने 2 साल की करवा दिए, पिछले सैम्पल पेपर देख लेना, इस साल का पिछले साल का, ठीक है? तुम्हें समझ आ जाएगा क्वेश्चन कैसा आ रहा है। वैसे इस साल का सैम्पल पेपर मैंने टेस्ट में भी दिया था, डिस्कस भी किया था, क्या फायदा। हाँ, एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा आता है, तुम्हें ना ऐसे एक ड्राइंग क्यों बना रही है ना, है ना? मेरा बस मन कर रहा है ड्राइंग करने को। चाइनीज वाले अब सुनो,
ये एक चाइना डिश है, हमने वायर गॉज रखी है, मतलब वो जाली रखी है ताकि सीधा हीट करके जलना चाहे, और ये फायर है, ठीक है। इसके अंदर हमने बंसन बर्नर से हमने आग लगाई है ना, तो इसमें हमने क्या डाला है, कॉपर पाउडर। क्या डाला है? तो कॉपर पाउडर को जब हम, कॉपर पाउडर कौन से कलर का था? रेड कलर का था। किस कलर का था? रेड। किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे? O2 की प्रेजेंस में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपर ऑक्साइड। अच्छा ये ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कौन से कलर का बनेगा? तो पेपर में लिखा होगा एक सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया है, एयर की प्रेजेंस में जिसे हीट किया गया है। प्रोडक्ट में वो क्या फॉर्म करता है बताओ? वो ब्लैक कलर का वाई सब्सटेंस फॉर्म करता है। वाई बताओ, एक्स बताओ। एक्स कॉपर है, वाई ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है। किस टाइप ऑफ रिएक्शन है? रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन है, रिडॉक्स नहीं है। मैम रिडॉक्स कह सकते हैं। रिडक्शन नहीं हो रही, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है। इसमें ऑक्सीडेशन है, वैसे रिडक्शन साथ में होती है। रिडक्शन कहाँ हो रही है? बताऊंगी। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन स्टेट चीज का होती है, हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट पे देखते हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं है अभी। ये सिर्फ ऑक्सीडेशन पे याद रखना है इसको, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है 11th 12th। हम 10 भी नहीं हो रही है, 11 को दी बात है। सॉरी फिर ऑक्सीडेशन ही याद रखो इसको, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस क्या होते हैं? जहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट होती है या फिर रिमूव होती है। ऑक्सीजन ऐड या फिर हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सिंपल आपने पेपर में ये देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पूछा तो आंसर किस साइड का होता है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड से ही तुम लोग का आंसर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट में से। कैसे देखोगे? कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हुआ है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। तो ये खुद क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसकी ऑक्सीडेशन हुई इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट था। अब हमने क्या करा? इस कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास करा दी। क्या करा? हाइड्रोजन गैस पास करा दी, तो कॉपर रीऑब्टेन हो गया और साथ में वाटर बाहर आ गया। तो तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होता है हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर इट एंड सच दैट कॉपर इज रीऑब्टेन और एक्स इज रीऑब्टेन्ड। कि आपको वापस वो रेड पाउडर रीऑब्टेन हो गया है। बताओ वो रिएक्शन करके दिखाओ किस टाइप ऑफ रिएक्शन है, समझाओ वो इक्वेशंस के साथ बैलेंस्ड। तो इनकी बैलेंसिंग भी करके जानी आपने। कॉपर है, 1 कॉपर 1 कॉपर, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो ये ऐसे बैलेंसिंग हो जाएगी इसकी। 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्सीजन ऐड हो रही है कि सब्ट्रैक्ट? तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कॉपर ऑक्साइड, अभी स्टेटमेंट ध्यान से सुनना मेरी। कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच reduces copper oxide into, and copper oxide is reduced to copper. Copper oxide is reduced to copper and copper oxide itself is a oxidizing agent. ये अपनी ऑक्सीजन किसी और को देता है, तभी तो इसकी ऑक्सीजन निकलती है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इसके पास खुद के पास ऑक्सीजन थी पर इसने किसी और को दे दी। क्लियर? हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है? वाटर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है कि सब्ट्रैक्ट? ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये खुद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? H2. H2 is a reducing एजेंट। so H2 is getting oxidized to water, H2O, but H2 is itself acting as a reducing agent. जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके बाद एक करोजन का है। सिंपल ये ध्यान रखना है कि करोजन होने के लिए, रस्टिंग होने के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए, आयरन नेल की ऊपर ब्राउन डिपॉजिट जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? एयर एंड मॉइस्चर। कोई ऐसी हमारे पास एक, ये मेटल नॉन मेटल में है वैसे तो, बट मैं आपको भी बता रही हूँ। एक एक्सपेरिमेंट था, 3 बीकर लिए गए, इसमें एक आयरन नेल डालो, इसमें एक आयरन नेल डालो, इसमें एक आयरन नेल डालो, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ने वाटर डाल दिया और साथ में ऑयल डाल दिया। साथ में क्या डाला? ऑयल। तो क्योंकि यहाँ पर ऑयल था तो एयर नहीं आई, एयर की सप्लाई कट ऑफ होगी तो यहाँ पे करोजन होगी? करोजन नहीं होगी, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इस केस में नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या किया उसने? आयरन नेल डाला,
एयर तो पूरी थी, पर यहाँ पर क्या रखा था, किसी को याद है? KOH KOH रखा था, CaCl2 CaCl2 डाला था। क्या डाला था? CaCl2 पर KOH जो था वो लाइफ प्रोसेसेस में था, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ऑक्सीजन और बस ऐसा कुछ डाल दे जो कि एयर को क्या करे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अब CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड ने क्या करा, अपने अंदर सारी का सारा वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। अब इधर मॉइस्चर तो नहीं है, वाटर तो नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, बट एयर है, पर मुझे दोनों कंडीशन चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ पे भी करोजन एसिडिटी नहीं होगी। CaCl2 क्या है? एक ऐसा एजेंट है जो कि सारे के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्बिंग एजेंट, वाटर एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, और हमने एक आयरन नील ऐसे रखा। अब इसके अंदर हमने इसको पानी में डाल दो, ज्यादा डालना है तो, नहीं भी डालोगे, नॉर्मल भी रख दोगे तो भी इसकी रस्टिंग हो जाएगी। क्यों? पानी की सप्लाई है, एयर की सप्लाई भी मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि रस्टिंग या करोजन को क्या चाहिए होता है हमेशा, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ये रस्टिंग का फॉर्मूला होता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है, ये होता है किसका, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। और Ag2S ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। With this we have completed the whole chapter of chemical reactions and equation। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है 1 घंटे में आप लोग का, सारे रिएक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ। और ठीक है, ये एनालिसिस था मेरे हिसाब से। डिकम्पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का थोड़ा सा पता होना चाहिए, डबल बी और सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी, स्पेशली ये वाली इक्वेशन। डीकम्पोजिशन दोनों में से जो मैंने आपको बताई, फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट, और साथ में कॉपर सल्फेट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने का पक्का चांस है। बैलेंसिंग आने का बहुत चांस है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पे क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। किसी को कुछ नहीं करना तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज करो। थैंक यू।